नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो टेक्स्ट बुक और एचएन की तरफ से 4000 क्वेश्चंस की जो स्मार्ट बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके जीके के उसके क्वेश्चंस कवर हैं। लेकिन इन 4000 क्वेश्चंस में से जो साइंस के स्पेशल लगभग 1000 के आसपास सवाल है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवल वाइज। तो ये 1000 सवाल साइंस की इसकी सीरीज अपन कर रहे थे। अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं, वो यदि आपने नहीं देखा ज़रूर चेक कर लेना। ये पार्ट 3 है जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक के सवाल देखने वाले हैं। उसके बाद इस प्रकार टोटल ये 15 से 20 पार्ट में आपके सारे 1000 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। ये एक स्मार्ट बुक है क्योंकि आपको सारी जितने भी मार्केट बुक्स हैं इस प्रकार की बुक नहीं मिलने वाली जिसमें प्रश्नों का टाइम टू आंसर है। वैसे ये जो टेक्स्ट बुक और एचएन की तरफ से स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है जारी किए गए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको मिलने वाली मैथ्स की भी है, इंग्लिश के भी है, जीके की भी है और आपकी रीजनिंग की भी है। तो ये जो जीके की है इसका अपन देख रहे हैं जिसमें स्मार्ट आंसर की आप देख सकते हो जो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और कोई भी कैंडिडेट यदि इच्छुक है इसकी जो फिजिकल कॉपी या फिर ये बुक्स बाई करने के लिए आपको अमेजन से ये आप बाई कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर जाकर डायरेक्टली आप अमेजन से इसको परचेज कर सकते हो। बाकी अपन देख लेते हैं जो जीके के सवाल का ये पार्ट 3 है। तो देखिएगा आपके सामने जो पहला जीके के सवाल आ रहा है, एबोला किस प्रकार की बीमारी है। तो ये सारे कंटिन्यू सवाल करें उससे पहले देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से एक बेहतरीन डील जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, मॉक टेस्ट लगना इसलिए जरूरी है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सेकंड टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए डेली मॉक टेस्ट लगेगा। ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 वाले कैंडिडेट समय काफ़ी कम है, जरूर आपको प्रैक्टिस करना होगा। अभी यहाँ पर यदि आप ये टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट सीरीज बाई करते हो तो टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करने पर मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो ये आपके स्पेशल ग्रुप डी और एसटी एग्जाम्स के लिए सवाल रहने वाले साइंस के। एबोला एक किस प्रकार की बीमारी है। एबोला आप कहेंगे तो एबोला कैसा रोग है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी विषाणु जनित है। सवाल नंबर 103 का आंसर बी है वो 72% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। इस प्रकार ये स्मार्ट आंसर की आपको मिलती है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बॉक्स में भी इंक्लूड है जो आपको लास्ट में मिलते हैं। और यहाँ पर 16% कैंडिडेट ने इस सवाल को स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर, जैसे एबोला एक विषाणु जनित रोग है, रोग कारक क्या है, प्रजाति जो एबोला विषाणु के तहत एक विषाणु रहता है और इससे क्या प्रभावित होता है, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो प्रभावित हो जाती है, इनके लक्षण वगैरह। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, एड्स रोग है वो किसके कारण होता है। तो एड्स भी वायरस जनित रोग है। इस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस है। HIV का मतलब क्या हो जाएगा आपकी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एक वायरल संक्रमण है और इससे आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो नष्ट हो जाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये आपके यौन संपर्क के माध्यम से होने वाला रोग हो जाएगा। और 104 वाले सवाल में 85 कैंडिडेट जो परसेंटेज कैंडिडेट है उन्होंने करेक्ट किया है, 3% ने ये स्किप किया, बाकी ने रॉन्ग। निम्नलिखित में से किस बीमारी को अदूरदर्शिता भी कहा जाता है। अदूरदर्शिता यानी दूर की वस्तु उनको नहीं दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। तो दूर की वस्तु जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे तो ये निकट दृष्टि दोष, नाम से उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की तो उनको सही दिखाई देती है, लेकिन जो दूर स्थित वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो इसे मायोपिया भी बोला जाता है। मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और इसमें होता क्या है, आंखों का जो लेंस और रेटिना है इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, या फिर इसमें जो लेंस की फोकल लंबाई है या वक्रता की त्रिज्या है वो कम हो जाती है, लेंस की शक्ति बढ़ जाती है। ये कुछ कारण रहते हैं इस रोग के। रक्त समूह वाले, कौन से रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर है। तो डॉन है O वाले, ठीक है। O नेगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, यानी चाहे आपका A ब्लड ग्रुप हो, चाहे B हो, AB हो या O हो, और आप O नेगेटिव वाले ब्लड है वो किसी से भी ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, यानी A ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है, A से तो ले ही सकता है, साथ साथ O नेगेटिव ले सकता है। B वाला B से लेगा और साथ साथ O नेगेटिव से लेगा। और उसके बाद AB वाला किससे लेगा, AB वाला A से भी लेगा, B से भी लेगा, AB से भी लेगा और O से भी, क्योंकि AB आपको पता है ना, AB पॉजिटिव क्या है,
जो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है, ये भी किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओ है, ओ सिर्फ ओ से ही लेगा, ठीक है। और ओ जो रक्त प्राप्त कर सकता है वो ओ से करेगा, और रक्तदान कर सकता है ओ वाला वो ए को कर सकता है, बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तापमान को नियंत्रित करने वाली जो ग्लैंड है वो हो जाएगी दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। और बाकी जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, रक्त प्रवाह में हार्मोन स्राव करती हैं, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। तो पीयूष ग्रंथि, इनमें से जो शरीर का तापमान नियंत्रित करती है वो हाइपोथैलेमस है। सवाल नंबर 107 का आपका आंसर 11 सेकंड में हो जाना चाहिए। टाइम टू आंसर प्रत्येक सवाल के आगे आपको दिख रहा है, ये इस स्मार्ट बुक में ही देखने को मिल रहा है। स्पेशल जो क्वांट्स वाला मैथ्स वाला सेक्शन रहता है, उसमें जो भी सवाल रहता है उस समय सीमा के भीतर आप सॉल्व करेंगे तो आप पूरे सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये जो टीटीए कहाँ से निकल के आ रहा है, टेक्स्ट बुक पर हजारों मॉक टेस्ट है, ठीक है, लाखों कैंडिडेट यहाँ पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो एवरेज समय है उन्हीं को लिया जा रहा है जो सारे सवाल कर पा रहे हैं और उस सवाल को हल कर पा रहे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट जो भी स्पेशल सवाल है वो कितने सेकंड में हल कर पाते हैं। 107 का डी यहाँ पर 81% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा किसके द्वारा दिया गया है? डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा यहाँ पर बोले डबल हेलिक्स मॉडल है, ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। इस हेतु वॉटसन और क्रिक साथ ही साथ उनके एक और सहयोगी थे जिनका नाम था विलिंकिंस वॉटसन क्रिक को 1962 में जो मेडिसिन का नोबेल है इस हेतु इन्हें दिया गया है। और ये उनका हो जाएगा दोहरा पेचदार ढांचा डीएनए का वॉटसन और क्रिक के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, कोबालिन विटामिन किसका वैज्ञानिक नाम है? कोबालिन, ये साइनोकोबालिन है, विटामिन B12 का हो जाएगा, ठीक है, B12 है, विटामिन है। देखिए विटामिन BC है, वो पानी में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकते हैं। 109 का ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि 99% कैंडिडेट ने सही किया है क्योंकि ये एक ईजी सवाल है। बाकी विटामिन B1 हो ना, B1 को क्या बोलेंगे? ये आपके थायमिन हो जाएगा, ठीक है, थायमिन है, विटामिन B1 है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड इसका जो केमिकल नाम है। विटामिन E को बोला जाता है टेकोफेरॉल, और B12 साइनोकोबालमिन है। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहते हैं? धूप का विटामिन इजी हो जाएगा, विटामिन D को बोला जाता है। विटामिन D जिसका रासायनिक नाम है, D में भी D2 और D3 रहते हैं, तो आप कह सकते हो कैल्सीफेरॉल है। D जो कि भंगुर हड्डी, बच्चों में आसानी से जो हड्डियाँ वगैरह हैं उनसे संबंधित जो विटामिन डी ही मजबूती प्रदान करता है। अगला सवाल यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो रिएक्शन है वो किसकी उपस्थिति में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, ये किसकी उपस्थिति में होती है? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश चाहिए इसमें, तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ साथ यहाँ पर जल की रिएक्शन है, इन दोनों की उपस्थिति में यानी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बना देती हैं? C6H12O6 और साथ ही साथ O2 यहाँ पर रिलीज होती हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रहती हैं, आपको याद रखना है इसमें किसकी उपस्थिति में होती हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? यहाँ पर आपको सवाल थोड़े ईजी दिख रहे हैं, तो 1 से लेकर 149 तक के सवाल हैं, लेवल 1 के क्वेश्चन हैं। लेवल 1, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 2, लेवल 3, तो डिफिकल्टी लेवल इस प्रकार बढ़ता जाएगा। लेवल 1 आपका पूरा होने वाला है आज इसी पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर पूछा है मास्टर ग्रंथि हैं, सभी ग्रंथियों को एक तरीके से वो कंट्रोल कर सकती हैं, तो वो हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या है? जो हार्मोन को सीधे ब्लड में है वो स्रावित करती है। और जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसका जो अधिकांश हार्मोन है, जितनी भी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनकी गतिविधि को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो पीयूष का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों और जानवरों की सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा क्या है? ऊर्जा मुद्रा हो जाएगी ATP, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये पौधे और जानवरों की सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा हो जाएगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ऊर्जा कहाँ पर बनती है? तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा है वो यहाँ पर जो कोशिकांग है इसमें बनती हैं। 113 का ये सवाल सही किया है 95% कैंडिडेट ने। वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृषण से सभी को पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है,
ये वृषण से निकलने वाला हार्मोन हो जाएगा, जो एक पुरुष सेक्स हार्मोन है और शरीर के बाल वगैरह को भी बढ़ाने में ये सहायक है। इनमें से कौन सा स्त्री में पाया जाता है, कौन सा गुणसूत्र स्त्री में पाया जाता है? इजी सवाल रहेगा आपके लिए। स्त्री में गुणसूत्र पाया जाता है वो जो मादा की बात करें तो XX, दोनों ही XX है, क्योंकि 22 जोड़ी तो नर और मादा दोनों में कॉमन रहते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, और एक जोड़ी जिसमें लिंग निर्धारण कह सकते हो, जो XY गुणसूत्र है वो पुरुषों में और XX है वो महिलाओं में पाया जाता है। रात में सक्रिय जानवरों को क्या कहा जाता है? जो रात को एक्टिव रहते हैं उन जानवरों को क्या कहेंगे? 116 का ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी निशाचर है, जो कि 65% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। निशाचर जो रात में सक्रिय रहते हैं वो कौन से जानवर हैं? जो आप कहेंगे जैसे उल्लू हो गया, ठीक है, उल्लू है। और चमगादड़ आपको पता ही होगा, चमगादड़ हो जाएगा। उसके अलावा जो लोमड़ी भी रहती है ना, लोमड़ी है, चमगादड़ है, उल्लू है, सेई भी रहता है। तो ये सभी रात को सक्रिय रहने वाले जानवर हैं। और दिन के दौरान जो एक्टिव रहते हैं उनको देवाचर बोलेंगे। देवाचर दिन के दौरान तो सभी रहते हैं, जो मानव हो गया, हाथी, गिलहरी, जितने भी हैं वगैरह दिन के दौरान। परजीवी क्या है? जो दूसरों पर डिपेंड है, ठीक है, दूसरों पर, जैसे जूं जो हमारे बालों में रहती है ना, हमको तो नुकसान ही, लेकिन वो यहाँ से पोषण प्राप्त करती हैं, दूसरों पर निर्भर है। और इस प्रकार अगला सवाल देखिएगा, पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका सेल वॉल का पूछा है ना, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधों में ये सेलुलोज से बनी होती है। ये कोशिका भित्ति है, कोशिका की जो संरचना कह सकते हो या फिर सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। अगला सवाल देखते हैं, विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने किसकी खोज की है? तो WC रोंटगन का पूछा है, एक्सरे की, एक्सरे किरणों की खोज है ना, वो विल्हेम कॉनराड रोंटगन जो एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर थे, इन्होंने कब की है? 1845 में एक्सरे की खोज की है। इस हेतु जो प्रथम नोबेल प्राइज फिजिक्स का इन्हें भी दिया गया है। एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल भी ये जीत चुकी हैं। और बाकी मैं अब बल्ब की बात करूं, विद्युत बल्ब की खोज किसने की है? एडिसन ने, आपको सभी को पता होगा, जो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था। और जो थर्मोडायनेमिक्स हैं इनके जनक, ऊष्मागतिकी के जनक किसे कहा जाता है? साडी कार्नोट को, कार्नोट को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स जो ऊष्मागतिकी है उसके जनक माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर जो आपको पूछा है, विटामिन D3 का केमिकल नाम है। 16 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए TTS का। विटामिन D3, तो विटामिन D है, दो टाइप रहते हैं, D2 और D3। अब D2 का जो केमिकल नाम है वो है अर्गोकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल D2 का है। साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का है और D2 का है कोलेकोल्सिफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल है विटामिन D जो आपको पूछा है D3 का, ठीक है, D3 का है कोले कैल्सीफेरॉल। और ये किसका है? के का हो जाएगा। तो 119 का ए आंसर 62% कैंडिडेट ने किया है, 23% कैंडिडेट ने इसको छोड़ दिया है, बाकी का गलत हो चुका है। नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 पेयर होते हैं। गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं मानव कोशिका में? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कह सकते हो टोटल 46 गुणसूत्र हैं। और गुणसूत्र एक तंतु में संरचना होती है जो आनुवांशिक जानकारी को क्या करती है? वहन करती हैं, और ये DNA से बने होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से तंबाकू का वैज्ञानिक नाम, 8 सेकंड में आंसर देना है आपको। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? अब तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है वो निकोटीना टोबेकम है, टोबेकम, निकोटीना टोबेकम तंबाकू है। अन्य आप देखेंगे जैसे ओसीमम सेक्टम, ओसीमम सेक्टम है, ये तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। किसका? तुलसी का है। फिकस बेहलेंसिस, फिकस बेहलेंसिस किसका है? बेहलेंसिस बरगद का, याद रखिएगा बरगद का है। कमीलिया, कमीलिया साइनेंसिस, कमीलिया साइनेंसिस है, ये है दोस्तों साइना, साइना चाय, तो चाय का ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिक, और बाकी 121 वाले सवाल का आंसर है ये एक करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर 122, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार TTA है, 7 सेकेंड, किसने किया है? तो डायनामाइट का आविष्कार आप कहेंगे वेरी इजी आपके लिए रहेगा, नोबेल प्राइज आपको पता ही होगा, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। सवाल नंबर 122 का करेक्ट किया है 93% कैंडिडेट ने। तो ये स्वीडिश वैज्ञानिक रहे हैं जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जिन्होंने 1867 को
डायनामाइट का आविष्कार किया है और 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत है इन्हीं के नाम पर की गई है। एड्स का फुल फॉर्म आपको निकालना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आंसर सी करेक्ट है, लगभग सभी ने करेक्ट किया है। कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है? भारत का राष्ट्रीय फल आपको पूछा है, तो इसमें सभी वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। यदि आपको वैसे नाम पता है, जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। अब आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। इसके अलावा ये पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल है, फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, इनमें से कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में आप कहेंगे? आंवला में बहुत बार बताया है विटामिन सी, जो एस्कॉर्बिक एसिड रहता है विटामिन सी उच्च मात्रा में इसमें क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और जितने भी खट्टे फल है उसमें ये पाया जाता है। पानी में ये घुलनशील विटामिन है, इसका मतलब आप शरीर में इसे संग्रहित नहीं कर सकते हो। और अगला सवाल देखते हैं। बाकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बढ़ती है विटामिन सी जरूर सेवन कीजिएगा। 125 का आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको पूछा है, जो पल्मोनरी वेन्स है, फुफ्फुसीय नस है, इनके माध्यम से फेफड़ों से हृदय में लौटने वाले रक्त में क्या अधिक होता है? अब आपको पता होगा धमनी में क्या है? शुद्ध रक्त बहता है। कहाँ से? जो अपना हृदय पंप करता है रक्त को, वो सभी अंग और ऊतकों में धमनी से जाता है। बाकी हृदय में रक्त कहाँ से आता है? आप कहेंगे वो लंग्स से आता है, फेफड़ों से आता है। तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त है ना, लंग्स में किसके माध्यम से आता है? ये वेन से आता है, ना कि धमनी से, वो भी पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुसीय नस बोलेंगे। उससे जो लंग्स है वहाँ से हृदय में शुद्ध रक्त आता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। तो जो रक्त फेफड़ों से हृदय में लौटता है वो रक्त कैसा होगा? रक्त उसमें प्रति मिलीलीटर रक्त में ऑक्सीजन अधिक होगी, ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि प्योर शुद्ध रक्त है वो लंग से डायरेक्टली आता है, जो पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारे हार्ट में आता है। 126 का आंसर है वो सी, 87% कैंडिडेट ने किया है। और जो अशुद्ध रक्त वापस देखिए हृदय में रक्त पंप करता है, वापस हृदय में आता है, उसके बाद जो बिना ऑक्सीजन वाला रक्त अशुद्ध रक्त है वो वापस लंग्स में जाएगा शुद्ध होने के लिए, वो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाता है, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जाता है, वो जरूर ऑक्सीजन उसमें नहीं होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा है, पावो। मोर का सभी को पता ही होगा ना, पावो किस्टाटस इसका नाम है, मोर है। विकल्प 4 करेक्ट, डी करेक्ट है, यानी पावो किस्टाटस है। और अन्य आप देखेंगे जो इसमें दे रखे हैं प्रमुख वैज्ञानिक नाम है, जैसे शेर का बहुत बार पूछा जाता है तो पैंथेरा लियो है, शेर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। हाथी का है एलेफस मैक्सिमस, आ चुका है प्रीवियस पार्ट में। मोर का है पावो किस्टाटस। बाघ का है पैंथेरा टाइग्रिस है। कुत्ता का कैनिस ल्यूपस जो फेमिलेरिस है। बिल्ली का फेलिस से होता है। कबूतर का कोलंबा से होता है। भारतीय कोबरा है। और बाकी ये सभी घरेलू कौवा है, जेब्रा है, जिराफ है, इन सभी का आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की आपको पहचान करनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, 12 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। ग्लूटस मैक्सिमस, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी आप कहेंगे ग्लूटस मैक्सिमस। ये होती कहाँ पर है? तो कूल्हे के पीछे होती है, कूल्हा है ना वहीं पर, मुख्य रूप से कूल्हे के घूमने या फिर ये जो 3 प्रमुख ग्लूटियल मांसपेशी है उनमें से एक ये भी है, ग्लूटस मैक्सिमस है, जो कि कूल्हे में होती है। अब देखिए जब मांसपेशी की बात हो रही है तो 2 और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिएगा। ये तो सबसे बड़ी मांसपेशी, आपको पूछ रहे शरीर की सबसे लंबाई में सबसे लंबी जो मांसपेशी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, सार्टोरियस। सार्टोरियस मांसपेशी है, सबसे लंबी है। ये जो मांसपेशी कहाँ से कहाँ तक है? कोले से लेकर नीचे ये घुटने तक जाती है, सबसे लंबी मांसपेशी है, कोले से घुटने तक जाती है। और एक मैं बताऊं सबसे चौड़ी मांसपेशी, सबसे चौड़ी मांसपेशी आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाली, लाटिसिमस डोर्सी। जो लैटिसिमस डोर्सी है शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी, जो होती है हमारे पीठ में स्थित होती है, जो उसका नाम है लाटिसिमस डोर्सी। अगला सवाल देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? हिस्टोन प्रोटीन के बारे में स्टेटमेंट जान लीजिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे सवाल 18 सेकंड के भीतर हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 129, करेक्ट आंसर इसका दोस्तों है हिस्टोन वह प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ नाभिक में मौजूद रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है डीएनए के साथ नाभिक में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। 129 का बी है ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। और हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक में विकसित केंद्रक नहीं होता इस कारण। प्रीहृदय निम्नलिखित में से किस अंग का सबसे बाहरी आवरण है? प्रीहृदय तो हृदय के चारों ओर है, तो किस अंग का है? हृदय का सबसे बाहरी जो अंग है, बाहरी आवरण है, वो क्या है? प्रीकार्डियम बोलेंगे आप। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 131। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सैनिक बोलेंगे? सबसे आगे रहती है ये कोशिका। मानव शरीर का सैनिक का मतलब क्या है? जो सैनिक सबसे आगे रहते हैं युद्ध में। इसी प्रकार जब भी कोई रोग हमारे शरीर पर अटैक करता है तो इस पे WBC कार्य करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता है। श्वेत रक्त कोशिका जिन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट, क्या? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका जो जीवन काल रहता है वो 13 से लेकर 20 दिन का रहता है। और ये जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, बीमारियों से लड़ने में ये मदद करती हैं, इसलिए इसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो पूछा है ये कौन सा स्थान पर होता है? एरोबिक श्वसन है किस कोशिकांग में? एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया के लिए स्थान है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। सवाल नंबर 132 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 62% कैंडिडेट ने सही किया और 25% कैंडिडेट ने इसको छोड़ दिया है। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एरोबिक श्वसन के लिए स्थान हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर, मछली में गिल का क्या कार्य है? जो कॉलम है, गल्फड़ गिल है, उसका क्या कार्य है? तो मछली पानी के भीतर भी श्वसन प्रणाली जारी रख सकती है। इसमें सहयोग कौन करता है? गिल ही तो करता है। जो पानी उसके माध्यम है, जो मछली जहाँ पर रहती है, तो कॉलम है वो पानी में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। ठीक है, जल में उपस्थित या विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। सवाल नंबर 133 सी 99% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। अगला सवाल यहाँ पर, इनमें से किस कोशिकांग में कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ होता है? कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है? इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। केंद्रक जो कोशिकांग है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह जो कोशिकांग है इसमें क्या रहता है? आप कहेंगे जो आनुवांशिक पदार्थ। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 134 जो लगभग सभी कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। अन्य आप विकल्प देखेंगे जैसे कि प्लास्टिड है, ये इसमें झिल्ली युक्त होता है। ये प्लास्टिड जो कोशिकांग है जो पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये जो पौधों के द्वारा जो रसायन है, ठीक है, उपयोग किए जाने वाले रसायन है, उसको ये स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका को ऊर्जा से भरा होता है। सूत्रकणी का जो माइटोकॉन्ड्रिया आप कहेंगे। रिक्तिका भी इसमें भी झिल्ली युक्त होती हैं और ये भोजन और अन्य सामग्री को स्टोर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन आप कहेंगे सोयाबीन। ऑप्शन सी करेक्ट है। सभी का करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इजी सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। बाकी प्रोटीन के अंतर्गत सोयाबीन के अलावा अंडा है, दूध है, दही है, इसके अलावा जो मछली वगैरह है, समुद्री भोजन, पिस्ता है, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? आनुवंशिकी का जनक यहाँ पर है ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 136 है। सभी ने करेक्ट किया है। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया है और वंशानुक्रम के मूलभूत नियम दिए थे, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। जैसे TS मॉर्गन का यहाँ पर नाम आया है, तो TH मॉर्गन है, ये भी आनुवंशिक में गुणसूत्र द्वारा जो उनकी निभाई गई भूमिका के संबंध में उनकी खोजों के लिए इन्हें फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज भी मिला है 1933 में। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो ये जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में इनका योगदान रहा है। जेम्स वाटसन है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, क्रिक के साथ में DNA अणु में जो डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 137। पर्वतीय प्रदेश पर अच्छी तरह से सूखी उपजाऊ अम्लीय मिट्टी पर कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? ठीक है, पर्वतीय प्रदेश पर अच्छी तरह से सूखी उपजाऊ अम्लीय मिट्टी है, तो जो pH वैल्यू 4.5 से 5.5 है, अम्लीय मिट्टी है, ये चाय की फसल, तो चाय की बागवान के लिए ये अच्छी मिट्टी रहती है। इस मिट्टी का वैसे लेटराइट मिट्टी बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी मृदा उपयुक्त है चाय के बागवान, तो ये लेटराइट मृदा हो जाएगी। चाय प्रोडक्शन के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और सवाल नंबर 137 है, 95% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है? अब संचारी रोग का क्या मतलब है? जो सूक्ष्म जीव डायरेक्टली या तो संपर्क में आते हैं आपके, या फिर किसी अन्य वाहक के माध्यम से एक से दूसरे में क्या है, फैल जाते हैं, संचारित होते हैं, वो रोग हो जाएगा संचारी रोग है। एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है, या फिर डायरेक्टली कोई भी सूक्ष्म जीव अटैक कर रहे हैं, आ रहे हैं। संचारी रोग में जैसे कि संक्रामक रोग आप बोलेंगे,
और उसमें आपके खसरा है, हैजा है, मलेरिया है, टीबी है, ये सभी संचारी रोग हैं। खसरा जिसे इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं, ये श्वसन संबंधी बीमारी हो जाएगी, तो ये एक आप कहेंगे संचारी रोग है। गैर संक्रामक में जो कैंसर हो गया, दमा जो अस्थमा है, हार्ट अटैक है, ये सभी गैर संक्रामक रोग हैं। निम्नलिखित में से क्या एलर्जी के कारण होता है? एलर्जी के कारण आपको अस्थमा हो सकता है, दमा की स्थिति है। ऑप्शन डी करेक्ट है सवाल नंबर 139 का 84% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, जो एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कोशिका विभाजन में कौन सा पादप जो हार्मोन है वो बढ़ावा देता है? तो पादप हार्मोन के यहाँ पर सारे विकल्प हैं, मैं बता भी चुका हूँ इससे पहले, पार्ट 1 या 2 में एक्स्ट्रा फैक्टर मैंने बताया था। जो साइटोकाइनिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन है, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। एब्सिसिक एसिड है, पादप में वृद्धि रोधी हार्मोन है, ठीक है, वृद्धि रोधी है। जेब्रेलिन की बात करें तो जेब्रेलिन है, ये तना है ना पौधे का, जो तना उसको वृद्धि को नियंत्रित या फिर उसकी बढ़ाव को बढ़ावा देता है, तने को बढ़ावा देता है। और फिर यहाँ पर ऑक्सिन है, ये भी पादप हार्मोन है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का संवाहक है? मलेरिया आपको याद होगा मादा एनाफ्लिज मच्छर है, इजी सवाल है। मच्छर जनित जो बीमारी है, एक संक्रामक बीमारी कहेंगे, प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाली, और इसमें आपके एनाफ्लिज मच्छर है। लगभग सभी कैंडिडेट ने यहाँ पर करेक्ट किया है। निक्टोफोबिया किसका डर है? निक्टोफोबिया, अंधेरे से डर लगता है ना, वो हो जाएगा निकटफोबिया। जो निक्टोफोबिया इसे बोलेंगे, ये रात या अंधेरे का जो एक डर रहता है, विवेक रहित डर रहता है। बाकी अन्य जैसे पक्षी, प्रकाश, जानवर दे रखा है, तो इन पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं। देखिए पक्षियों का डर है, उसे बोलेंगे ऑर्निथोफोबिया, ठीक है, ऑर्निथोफोबिया। और जानवरों का डर है तो वो है जूफोबिया, जानवरों का डर। और प्रकाश का डर है उसे हेलियोफोबिया बोलते हैं। क्या? हेलियोफोबिया है प्रकाश का डर। विदेशियों से या फिर जो अजनबी हैं उनकी राजनीति या संस्कृति से जो घृणा या डर है उसे क्या कहेंगे? विदेशी है या फिर कोई अन्य अजनबी है, उनसे होने वाली घृणा या डर है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसके बोलेंगे जेनोफोबिया। क्या? जेनोफोबिया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो विदेशी या फिर अजनबी वाला है वो जेनोफोबिया। बी कितने जनों ने करेक्ट किया है? 143 ने। ऑप्शन बी 96%। बाकी अन्य विकल्प की ओर आप नज़र डालेंगे, जैसे सीटोफोबिया दे रखा है, तो भोजन करने से, एक तरीके से खाने का या फिर भोजन से जो घृणा होती है ना, वो आपकी सीटोफोबिया, याद रखिएगा, भोजन वाली घृणा। और थियोफोबिया की बात करें तो धर्म का डर या फिर ईश्वर का डर लगता है, वो थियोफोबिया है। और टॉक्सीफोबिया, टॉक्सिक चीज है यानी जहर है, तो जहर से होने का कोई जहर वगैरह है उनसे जो असामान्य डर लगता है। मशरूम निम्न में से क्या है? मशरूम की बात करें तो ये कवक है। कवक जैसे कि एग्रिकस है, इसको आमतौर पर मशरूम कहा जाता है, एग्रिकस को, ये फंगल कवक है। मगरमच्छों में कितने कक्ष का, कितने चैम्बर का हृदय रहता है? मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल्स है उसमें 4 चैम्बर का हृदय है। अब 4 चैम्बर युक्त हृदय किसमें? मैमल्स जितने भी जो मानव मैमल्स हैं, व्हेल हैं, याद रखिएगा, व्हेल में भी 4 चैम्बर का हृदय होता है। बैट जो चमगादड़ है उसमें 4 चैम्बर का। कबूतरीन जितने भी पक्षी है उसमें भी हृदय 4 चैम्बर का है। 2 चैम्बर का किस में होता है? आप कहेंगे मछली में। मछली में हृदय 2 चैम्बर का होता है। तो 3 चैम्बर का किस में होता है? 3 चैम्बर का जो जितने भी उभयचर हो गए, रेप्टाइल हो गए, जैसे कि मैं बताऊं मेंढक हो गया, ठीक है। एक एग्जाम में सवाल भी आया है, जो सालमेंडर का सवाल आया था। सालमेंडर में भी 3 चैम्बर युक्त हृदय होते हैं जो रेप्टाइल या उभयचर हैं। मगरमच्छ का हृदय आप कहेंगे 4 चैम्बर। 145 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 43% कैंडिडेट ने सी किया है, 18% ने यहाँ पर छोड़ दिया है, बाकी ने लगभग गलत काफ़ी ने किया है। इनमें से कौन पोलियो का कारण बनता है? पोलियो का कारण है पोलियो वायरस है, एक तरीके से पोलियो वायरस के कारण होने वाला रोग है। और पोलियो वायरस से क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है, संक्रमित व्यक्ति का जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है इसको ये प्रभावित करता है, जिससे लकवा भी हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और आप कहेंगे पैक्टिन की। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज। और जो म्यूरिन है ना, ये भी एक बहुलक रहता है, वैसे जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनाता है वो म्यूरिन से बनी होती है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से किससे विटामिन सी बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है? विटामिन सी आप कहेंगे खट्टे फल, इससे पहले आंवला का आया था ना, तो विटामिन सी खट्टे फल है, आंवला है, इससे प्राप्त होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है।
और अंतिम सवाल यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आपका लेवल 1 खत्म होता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? तो आप कहेंगे चमगादड़ एकमात्र स्तनपायी 144 का डी है जो लगभग सभी ने करेक्ट किया है। इस प्रकार यहाँ पर जो जीव विज्ञान बायोलॉजी के लेवल 1 के जो इजी सवाल है 149 तक वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 से अपन कंटिन्यू करेंगे जीव विज्ञान के लेवल 2 के, यानी थोड़े टफ। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 3 में लगभग इसके 421 के आसपास क्वेश्चन है जीव विज्ञान के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 500 से 600 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके रसायन और भौतिकी के हैं, वो भी जल्द और पार्ट में कंप्लीट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और ये जो बॉक्स हैं जिसमें ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो लास्ट में इंक्लूड रहते हैं, इस प्रकार स्मार्ट आंसर की है टाइम टू आंसर वाली, जो ये आप अमेजन से बाई कर सकते हो। बेस्ट बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।